एयर ट्रांजिट एयरलाइन की फ्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन की तरफ जा रही थी। ये आधी रात का समय था और जहाज अटलांटिक ओशन के बीचों बीच 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पे क्रूज कर रहा था। ये सिचुएशन पायलट रोज फेस करते थे और इसमें कुछ भी एबनॉर्मल जैसा नहीं था, पर जहाज में एक सिचुएशन ऐसी थी जो चंद ही लम्हों में सारी सिचुएशन को बदलने वाली थी। यहाँ आपको बताते चले कि अटलांटिक ओशन के ऊपर भी 39 फीट एल्टीट्यूड के ऊपर से भी जमीन दूर दूर तक नजर नहीं आती। वहाँ अब कैप्टन को पता चला कि जहाज का फ्यूल अब खत्म होने वाला है। ये दोनों पायलट के लिए बहुत ही खौफनाक सिचुएशन थी, क्योंकि अटलांटिक ओशन के ऊपर पेट्रोल खत्म होने का मकसद एक ही है, वो है मौत। नाजरीन, ये वाकया पेश आया था 23 अगस्त 2001 को टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट। ये 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी और इसलिए इसमें 48 मेट्रिक टन फ्यूल डाला गया और प्रिपरेशन के बाद इसमें बोर्डिंग का अमल शुरू कर दिया गया। उस वक्त लोकल टाइम के हिसाब से रात के 9 बज रहे थे और फ्लाइट नंबर 236 में 239 पैसेंजर और 2 पायलट समेत 13 क्रूज मेंबर भी सवार हो गए थे। फ्लाइट केबिन में 48 इयर्स ओल्ड रॉबर्ट पीछे थे, जिनको 16,000 हॉर्स फ्लाइट एक्सपीरियंस था, और फर्स्ट ऑफिसर 28 साल डॉग डेजर थे और इनके पास भी 5,000 हॉर्स फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिसमें से 400 घंटे इन्होंने इसी जहाज एयरबस A330 फ्लाई किया था। और जहाज की बात की जाए तो ये इस वक्त का स्टेट ऑफ द आर्ट एयरबस A330 मॉडल था, जो सिर्फ 2 ही साल पुराना था। अगर कुल मिला के बात की जाए तो ना ही पायलट के एक्सपीरियंस में कोई कमी थी और ना ही किसी किस्म का जहाज में कोई नुक्स था। तमाम फ्लाइट चेक कंप्लीट करने के बाद पायलट 236 को रनवे तक ले गए और ATC की परमिशन से उन्होंने जहाज को टेक ऑफ कर दिया। टेक ऑफ करने के बाद पायलट ने जहाज का रुख अटलांटिक ओशन के उस पार लिस्बन के जानिब कर दिया और चंद ही मिनटों में जहाज अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट तक जा पहुंचा। अमूमन इस तरह की लॉन्ग फ्लाइट्स पे पायलट का ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि ज्यादा काम एटो सिस्टम ही करता है। पायलट सिर्फ अपनी सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन और अपडेट से आगाह करते रहते हैं। फ्लाइट 236 को टेक ऑफ किए 4 घंटे ही गुजरे थे। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और पैसेंजर केबिन में ज्यादातर लोग रात होने की वजह से सो रहे थे। तो नाजरीन, वर्ल्ड इन्फो में आपको फिर से खुशामदीद करते हैं। जहाज अटलांटिक ओशन के ठीक सेंटर में पहुंच चुका था और यही वो लम्हा था जब जहाज में एक मसला हो गया। कैनेडियन टाइम के हिसाब से रात के 1 बजे पायलट ने जहाज के इंजन नंबर 2 यानी जहाज के राइट इंजन में एक एबनॉर्मल रीडिंग नोटिस की। इंजन में ऑयल का प्रेशर ज्यादा शो हो रहा था, ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल टेम्परेचर भी इंडिकेट कर रहा था। इस तरह का एरर पायलट अपने करियर में पहली बार देख रहा था। उन्होंने फौरन फ्लाइट मैनुअल खोला और इस अजीब एरर को जानने की कोशिश की। नॉर्मली जब जहाज ऑपरेशन होता है तो वक्त के साथ ऑयल टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ वो लो टेम्परेचर शो कर रहा था, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। हमको फ्लाइट मैनुअल में इस अजीब किस्म के एरर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिल सकी। पायलट्स ने कनाडा में एयर ट्रांजिट मेंटेनेंस यूनिट को कांटेक्ट किया और इनको इस अजीब एरर के बारे में आगाह किया। बदकिस्मती से मेंटेनेंस यूनिट को भी इस एरर के बारे में मालूम नहीं था। उन्होंने पायलट्स को कहा कि वो इस एरर को मॉनिटर करते रहें, वो थोड़ी देर बाद हमसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे। अगरचे जहाज के राइट इंजन में ऑयल की फॉल्टी रिजल्ट शो हो नहीं रही थी, लेकिन परवाज में कोई भी किसी किस्म का एरर नहीं था। पायलट्स ये सोचकर रिलैक्स हो गए कि शायद कोई फॉल्टी सेंसर ऑयल की गलत रीडिंग दे रहा है। लेकिन आधे घंटे के बाद कैप्टन के सामने एक एडवाइजर मैसेज डिस्प्ले हुआ। ये मैसेज ऑयल से रिलेटेड नहीं बल्कि फ्यूल से रिलेटेड था। कमर्शियल एयरलाइन का फ्यूल उनके व्हील्स में इशुअली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ये नोटिस किया गया कि फ्लाइट नंबर 236 के 2 व्हील्स में एक जितना फ्यूल्स नहीं है। राइट विंग में फ्यूल की क्वांटिटी लेफ्ट विंग के मुकाबले में कम थी। अब नॉर्मली ये मसला भी इतना सीरियस नहीं होता, क्योंकि इस मसले को फ्लाइट के दौरान ही फिक्स किया जा सकता है। कैप्टन ने इस मसले को फिक्स करने के लिए क्रॉस व्हील वेल्व खोल दिया, जिससे लेफ्ट विंग से फ्यूल
राइट विंग में जाना शुरू हो गया और अब मिनटों में वापस फ्यूल की क्वांटिटी बराबर हो चुकी थी। इस बात को अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि कैप्टन को लो फ्यूल की वार्निंग देखना शुरू हो गई। ये एक ऐसा मसला था जिसको कोई भी पायलट फेस करना नहीं चाहता, और वो भी पैसेंजर से भरे हुए जहाज में। पायलट ने देखा कि राइट विंग में दोबारा से फ्यूल कम हो गया और अब दोनों विंग को मिला करके भी इतना फ्यूल नहीं है जिससे लिस्बन पहुंचा जाए। अब की बार मामला बहुत सीरियस हो चुका था। अटलांटिक ओशन के बीचों बीच डाइवर्ट प्लान करने के लिए ज्यादा ऑप्शन भी मौजूद नहीं थे। हकीकत में उनके पास एक ही ऑप्शन था और वो था अज़ोर्स आइलैंड। ये आइलैंड अटलांटिक ओशन में मौजूद पोर्चुगल टेरिटरी का हिस्सा था, जहां पर टेसरिया नामी आइलैंड एयरपोर्ट मौजूद है। कैप्टन ने पहली फुर्सत में सेंटा मैरिया एटीसी से राब्ता किया और उनको बताया कि वो इस एयरपोर्ट पे फ्यूल शॉर्टेज की वजह से लैंड करने जा रहे हैं, पर अभी तक पायलट को भी कंफर्म नहीं था कि वो इस एयरपोर्ट तक पहुंच पाएगा भी या नहीं, या उनको ओशन में ही लैंड करना पड़ेगा। उस वक्त जहाज में 7 टन फ्यूल बचा था, यानी करीब 7000 केजी। देखने में तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन असल में ये A33 की फ्यूल क्वांटिटी का सिर्फ 6 मास्यूल था, और वो भी बड़ी तेज़ी से कम होता जा रहा था। पर सवाल ये है कि आखिर फ्यूल कम ही क्यों हो रहा था? क्या इस बार भी फॉल्टी सेंसर गलत रीडिंग दे रहा था, या फिर फ्यूल असल में कम ही था? फ्यूल का कम होना सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है कि कहीं ना कहीं से फ्यूल लीक हो रहा है। आखिरकार इस बात को जानने के लिए कैप्टन ने फ्लाइट क्रू को इंस्ट्रक्शन दी कि ट्रैवलिंग विंग्स यानी विंग के पिछले हिस्से को मॉनिटर कर ले। अगर फ्यूल लीक हो रहा है तो जरूर वहां से कोई इंडिकेशन मिलेगी, पर अंधेरे की वजह से क्रू को कोई ऐसी इंडिकेशन ना मिल सकी। अब कंफ्यूजन ये थी कि हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल खत्म हो रहा था। कैप्टन को अब क्लियर हो गया कि फ्यूल कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है। उनके पास अब सिर्फ 25 मिनटों का फ्यूल बचा था, जिससे टेसरिया एयरपोर्ट तक भी पहुंचना मुमकिन नहीं था। इस दौरान कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर लगातार मेंटेनेंस यूनिट्स और एटीसी से कांटेक्ट करते रहे, लेकिन मेंटेनेंस यूनिट ने कैप्टन को इंस्ट्रक्शन दी कि वो फ्यूल लीकेज को कंफर्म करने के लिए जहाज को 39,000 फीट से 20,000 फीट तक लेकर जाए, पर कैप्टन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। एटलीस्ट इनके पास अभी तक 39,000 फीट पर क्लाइंबिंग कंफ्यूजन तो बाकी है। अगले चंद मिनटों में सारे शक दूर हो गए जब जहाज के राइट इंजन में आग भड़क उठी। ये देखकर जहाज में अफरा तफरी मच गई और पैसेंजर जो अभी तक सुकून की नींद सो रहे थे, उनके सुकून को खौफ के बादलों ने ढक दिया। जहाज में अब 4.5 टन फ्यूल और सिर्फ एक इंजन बचा था, इसलिए जहाज का एक इंजन पे क्रूज करना मुमकिन नहीं था। लिहाजा अब आहिस्ता आहिस्ता एल्टीट्यूड कम होना शुरू हो गया, और दूसरी तरफ से टेसरिया एयरपोर्ट से इमरजेंसी नाफज हो गई। फायर ट्रक्स और इमरजेंसी क्रू ने हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। जहाज जो कि टेसरिया एयरपोर्ट से 240 किलोमीटर अभी भी दूर था, जिसमें अभी सिर्फ 6000 केजी फ्यूल बचा था। इतने में वही हुआ जिसका हमें डर था। जहाज का लेफ्ट इंजन फुल तरह पे चलने की वजह से जल गया और अब फ्लाइट 236 बगैर इंजन के अटलांटिक ओशन के ऊपर ग्लाइड करने लगी। यहाँ पर कैप्टन का जहाज को 20,000 फीट तक टॉप न करने का फैसला भी बिल्कुल सही साबित हुआ, और वहाँ दोनों इंजन बंद होने की वजह से अब जहाज के अंदर अंधेरा छा गया था, क्योंकि इंजन की वजह से जहाज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी चलता है। लेकिन खुशकिस्मती से जहाज का ऑटोमेटिक टरबाइन बाहर निकल आया, जो कि एयर स्पीड से ही सिर्फ इलेक्ट्रिकल जनरेट करता है, जैसा कि कोक के इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स चल सके। अब टेसरा एयरपोर्ट 200 किलोमीटर ही दूर था और वहाँ जहाज 300 फुट तक नीचे आ गया था, और कैप्टन को ये डिस्टेंस ग्लाइड करके पास करना था। पैसेंजर केबिन में अंधेरा और पिट ड्रॉप साइन ने
एक खौफ का समा बना कर रखा था। ऐसी खामोशी जो शायद किसी आफत का इशारा दे रही थी। फर्स्ट केस ये था कि अगर जहाज एयरपोर्ट तक ना पहुंच पाया तो इसको ओशन में ही लैंड करवाना पड़ेगा। इसी वजह से क्रू ने पैसेंजर को पानी में लैंडिंग के हवाले से रिपेयर करना शुरू कर दिया। ओशन में लैंडिंग हर तरह से खतरनाक होती है, क्योंकि अगर हम इम्पैक्ट से बच भी गए तो पानी में डूब सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, नॉर्मली बगैर इंजन के पैसेंजर प्लेन को ग्लाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब सब कुछ प्लेन के पेज कंट्रोल पे डिपेंडेंट था, जिसको पायलट मैनुअल स्ट्रिक से कंट्रोल करता है। जहाज का एल्टीट्यूड 200 फीट पर मिनट के हिसाब से ड्रॉप हो रहा था, यानी अगले 15 मिनटों में या तो ये जहाज एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगा या ओशन में ही लैंड करेगा। जब प्लेन का डिस्टेंस टेस्रा एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर रह गया था तो उसका एल्टीट्यूड 13,000 था, और इतने डिस्टेंस पर एल्टीट्यूड 3,000 रखना लाजमी होता है। अब अगर पायलट ने डिसऑज करके अपना एल्टीट्यूड कम किया तो प्लेन की स्पीड तेज हो जाएगी, और इस सिचुएशन में क्रैश लैंडिंग के इम्कानात भी ज्यादा होते हैं। इसीलिए पायलट ने जहाज को वहीं एक 36 चक्कर लगाया। ये चक्कर जब कंप्लीट हुआ तो एयरपोर्ट से डिस्टेंस इतना ही था, जबकि 5,000 फीट एल्टीट्यूड तक ड्रॉप हो चुका था। ये एल्टीट्यूड अभी भी ज्यादा था, पर इतना भी ज्यादा नहीं था कि एक 36 चक्कर और लगाया जाए। इसलिए पायलट ने जहाज की पोजीशन सही की और उसको चंद स्टन लगवाए। स्टन की वजह से जहाज का रनवे से डिस्टेंस मजीद बढ़ गया और मॉन्स को एल्टीट्यूड कम करने का मजीद टाइम मिल गया। नॉर्मल हालात में लैंडिंग के वक्त स्लैब्स ओपन रखे जाते हैं, जिससे ड्रैग पैदा नहीं होते, और इंजन थ्रस्ट बढ़ा दिया जाता है, जिससे प्लेन की नोज ऊपर हो जाती है। पर 236 के पास इंजन थ्रस्ट तो था ही नहीं, इसलिए ये लैंडिंग नॉर्मल लैंडिंग से बहुत अलग और बहुत खतरनाक भी होने वाली थी। और तो पायलट के पास प्लेन को लैंड करने का सिर्फ एक ही चांस था, या तो आर या तो पार। आखिरकार प्लेन एक जोर के झटके से रनवे पर लगा और आराम से 8 टायर्स बस्ट हो गए। प्लेन को रोकने में थोड़ी मुश्किल तो जरूर पेश आई, लेकिन फाइनली वो स्किड करता रुक ही गया। प्लेन रुकते ही इसके लैंडिंग गियर में एक आग भड़क उठी, जिसके ऊपर एयर क्रू ने फौरन काबू पा लिया। फ्लाइट 236 एविएशन हिस्ट्री का वो पहला और आखिरी पैसेंजर क्लेम था जिसने बगैर इंजन के सबसे ज्यादा टाइम को ग्लाइड करने का रिकॉर्ड बना दिया। राइट इंजन में फ्यूल लीकेज के हवाले से जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम पड़ा कि टोरंटो में टेक ऑफ होने से पहले मेंटेनेंस क्रू ने इंजन का एक पार्ट चेंज किया था, लेकिन वो पार्ट किसी और प्लेन का था। लूज फिटिंग की वजह से इसमें वाइब्रेट हुआ, जिसने करीब से गुजरने वाली फ्यूल लाइन को बर्स्ट कर दिया। इस वाक़े के बाद एयरबस ने नया सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, जिसमें फ्यूचर में पायलट्स को दौरान परवाज फ्यूल लीकेज का भी पता चल पाएगा। एक साल के बाद कैप्टन रॉबर्ट बश और उनके फर्स्ट ऑफिसर को टर्क डेगर 33 ट्रेड स्ट्रिक लैंडिंग परफॉर्म करने के लिए सुप्रिय एयरमैनशिप के अवार्ड से नवाजा गया। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको वर्ल्ड इन्फो की ये वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्यार भरी कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। तो चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।